Hello students, how are you? Today we will talk about the effects of the war. In the previous slide we have discussed that the peace treaty of Versailles कितना उनको गंवाना पड़ा, कितना उनके यहाँ से उनको देना पड़ गया, कितने पार्ट्स उनके चले गए, कितनी पॉपुलेशन चली गई, ये सारी चीज़ें हमने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया था। अब यहाँ पर जो सबसे मेन बात है कि इसका प्रभाव क्या पड़ा। मैंने यहाँ पर लिखा है बेटा, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैड अ डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट ऑन द इंटायर यूरोपियन कॉन्टिनेंट बोथ साइकोलॉजिकली एंड फाइनेंशियली। द फॉलोइंग वर द इफेक्ट्स ऑफ द वॉर ऑन यूरोप। यहाँ पर बेटा साइकोलॉजिकली एंड फाइनेंशियली इसका प्रभाव सबसे ज़्यादा पड़ा। फाइनेंशियली क्या पड़ा कि वहाँ पर जो पहले जो क्रेडिटर हुआ करते थे अब वो डेबिटर हो गए, ठीक है, कर्ज में डूब गए। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने पहला पॉइंट बनाया बेटा, दैट फ्रॉम अ कॉन्टिनेंट ऑफ क्रेडिटर यूरोप टर्न इनटू द कॉन्टिनेंट ऑफ डेब्टर। एक समय था जिस समय वो क्रेडिटर हुआ करता था लेकिन अब वो डेबिटर कहलाने लगा। इन द यूरोपियन सोसाइटी सोल्जर केम टू बी प्लेस्ड ओवर सिविलियंस एंड वर रेस्पेक्टेड। यूरोपियन सोसाइटी में जितने भी सोल्जर्स होते थे उनको सिविलियंस से ऊपर रखा जाता था, उनकी रेस्पेक्ट की जाती थी। थर्ड पॉइंट क्या है बेटा, पॉलिटिशियन एंड पब्लिक ग्लोरिफाइड द सोल्जर्स एंड लेड स्ट्रेस ऑन द नीड फॉर द मैन टू बी एग्रेसिव, स्ट्रॉन्ग एंड मैस्कुलिन। सबसे बड़ी बात कि जितनी भी बातें हम कर ले, सोल्जर्स ही होते हैं, उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। तो यहाँ पर जो एक थिंकिंग थी वो ये थी कि मैन शुड बी अग्रेसिव, मैन शुड बी अग्रेसिव, नंबर वन। नंबर टू, मैन शुड बी स्ट्रॉन्ग, एंड नंबर थ्री इज मैन शुड बी मस्कुलिन। मस्कुलिन का मतलब मस्कुलर बॉडी होनी चाहिए उसकी, ठीक है ना। नाउ द ट्रेंच लाइफ वॉज ऑल्सो ग्लोरिफाइड in spite of the following hardship faced by the soldier। अब यहाँ पर क्या क्या उन्होंने को हार्डशिप फेस करनी पड़ती थी, मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। नंबर वन, दैट द सोल्जर्स वर ट्रैप्ड इन ट्रेंचेस विद रैट फीडिंग ऑन क्रॉप्स। जो सामान होता था, जो खाने पीने का जो सामान होता था, ट्रेंचेस जो बंकर्स में जो रखे रहते थे, उनको चूहे खा जाया करते थे, ठीक है ना। नंबर टू, दे फेस्ड पॉइजनस गैस and enemy shelling, witnessed their ranks reduced rapidly। उनके रैंक्स जो हैं हल्के हल्के घटते जा रहे थे, हल्के हल्के घटते जा रहे थे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, दैट अग्रेसिव वार प्रोपोगेंडा एंड नेशनल ऑनर ऑक्यूपाइड सेंटर स्टेज इन द पब्लिक स्फेयर वाइल पॉपुलर सपोर्ट ग्रू फॉर कंजर्वेटिव डिक्टेटरशिप। यहाँ पर बेटा एक चीज़ देखो, एक लाइन जो मैंने लिखी है जरा उसको ध्यान से देखना, दैट वाइल, मैंने क्या लिखा है, वाइल पॉपुलर सपोर्ट ग्रू फॉर कंजर्वेटिव डिक्टेटरशिप। अब यहाँ पर डिक्टेटरशिप की बात आ रही है क्योंकि मैंने आपसे पहले भी कहा था नाजीज़म को जो नाम दिया है वो एक आइडियोलॉजी है। नाजीज़म एक आइडियोलॉजी है, नाजी जो नाजी पार्टी हम कहते हैं हिटलर के द्वारा दिया गया है, ठीक है ना। यहाँ पर हिटलर को हमने डिक्टेटर कहा है, हिटलर को हमने क्या कहा है, डिक्टेटर, ठीक है ना। सो डेमोक्रेसी टुक अ बैक सीट, डेमोक्रेसी टुक अ बैक सीट, ठीक है ना। नाउ अगर हम इसके बाद की अगर बात करते हैं, अगर हम इसके बाद की भी अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट में हमने क्या लिखा है, दैट ऑल्दो होल यूरोपियन कॉन्टिनेंट वॉज बैडली हिट, the effect was all the more severe for the newly formed Weimar Republic। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तो ख़त्म हो चुका, जो व्यामार रिपब्लिक जो बनी उसको और भी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा, उसको और भी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा, एज इट वॉज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द वॉर एंड इट्स आफ्टरमैथ। क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबल था, वो क्या था, रिस्पॉन्सिबल था। द इफेक्ट्स on the Weimar Republic can be understood with the help of the following point। अच्छा, यहाँ पर बेटा क्या क्या प्रभाव पड़े वेमार रिपब्लिक में,
इसको हम कैसे समझ सकते हैं, इसके लिए मैंने कुछ पॉइंट्स नीचे बनाए हैं, ध्यान से देखिए। दैट नंबर 1, द रिपब्लिक कैरिड द बर्डन ऑफ वॉर गिल्ट एंड नेशनल ह्यूमिलेशन एंड वॉज फाइनेंशियली क्रिपल्ड बाय बीइंग फोर्स्ड टू पे कंपेंसेशन। जो भी हमारी रिपब्लिक थी उसके ऊपर बहुत सारा बर्डन आ गया, बोझ आ गया, ठीक है ना। ह्यूमिलेशन की ज़िंदगी जी रहे थे, जगह जगह पर ह्यूमिलेट हो रहे थे, ठीक है ना। और जो कर्ज था, कंपेंसेशन जो कर्ज था, मुआवजा जो था, वो बढ़ता जा रहा था। वो क्या हो रहा था? बढ़ता जा रहा था। दूसरा पॉइंट मैंने क्या बनाया बेटा? दोज हु सपोर्टेड द म्यांमार रिपब्लिक, जो लोग म्यांमार रिपब्लिक को सपोर्ट करते थे, जिनमें सोशलिस्ट थे, कैथोलिक्स थे, डेमोक्रेट्स थे, वो क्या कहलाते थे? नवंबर के क्रिमिनल्स। याद रखना, नवंबर क्रिमिनल्स। क्वेश्चन आता है, हु वर नोन एज द नवंबर क्रिमिनल्स, हु वर नोन एज द नवंबर क्रिमिनल्स। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 मार्क्स में अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। तो ये है, जो लोग इसको सपोर्ट करते थे म्यांमार रिपब्लिक्स को, वो नवंबर के क्रिमिनल्स कहलाए। वो क्या कहलाए? नवंबर क्रिमिनल्स कहलाए, ठीक है। अब बेटा जब यहाँ पर सारी बातें हमने कर ली, अब यहाँ पर जो नेक्स्ट जो टॉपिक हमने जो लिखा है, यहाँ पर जो हमने नेक्स्ट जो टॉपिक लिखा है वो है पॉलिटिकल रेडिकलिज्म एंड इकोनॉमिक क्राइसिस। पॉलिटिकल रेडिकलिज्म एंड इकोनॉमिक क्राइसिस। देखिए बेटा क्या हुआ, दैट द बर्थ ऑफ द म्यांमार रिपब्लिक coincided with the revolutionary uprising of the Spartist League on the pattern of the Bolshevik Revolution in Russia. Soviet of workers and sailors were established in many cities. अब इसको जरा ध्यान से देख लें आप, इसको जरा ध्यान से देखें। मैंने क्या लिखा है? द बर्थ ऑफ द म्यांमार रिपब्लिक, जो जन्म हुआ म्यांमार रिपब्लिक का जर्मनी में, है ना। कंसाइडेड विद द रिवॉल्यूशनरी अपराइजिंग, हल्के हल्के वहाँ पर जो नया जो चीज़ जो आई वो है स्पार्टिस्ट लीग। किसके पैटर्न पर? बोल्शेविक रिवॉल्यूशन इन रशिया, ठीक है ना। सो सोवियत ऑफ वर्कर्स एंड सेलर्स वर स्टैब्लिश इन मैनी सिटीज, कई शहरों में उनको स्टैब्लिश किया गया। अब इसमें मैंने पहला पॉइंट बनाया है, पहला पॉइंट क्या बनाया मैंने? देखिए, पॉलिटिकल रेडिकलिज्म इन जर्मनी, पॉलिटिकल रेडिकलिज्म इन जर्मनी। यहां पर जो मैंने लिखा है वो है दैट द पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर इन बर्लिन वाज चार्ज्ड विद डिमांड्स ऑफ सोवियत स्टाइल गवर्नेंस, सोवियत स्टाइल गवर्नेंस। वहां पर लोगों ने जो महसूस किया, जो पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर था वो सोवियत स्टाइल के हिसाब से चल रहा था, सोवियत स्टाइल के हिसाब से चल रहा था। उनकी डिमांड थी चलाना, उनकी डिमांड थी चलाना, ठीक है ना। द म्यांमार रिपब्लिक क्रश द अपराइजिंग ऑफ द स्पार्टिस्ट लीग विद द हेल्प ऑफ द वॉर वेटरन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड फ्री कॉर्प्स। अब ये जो बेटा जो म्यांमार रिपब्लिक था, इन्होंने जो स्पार्टिस्ट लीग था, जो हमने पहले उसमें बताया आपको स्पार्टिस्ट लीग, उसको क्रश करना शुरू कर दिया, क्योंकि अब हल्के हल्के अपराइज राइज हो रहा था, इसको क्रश करना शुरू कर दिया। किसकी मदद से क्रश करना शुरू कर दिया? वार वेटरन्स, ठीक है ना। और उस ऑर्गेनाइजेशन को हमने क्या कहा? फ्री कॉर्प्स। उस ऑर्गेनाइजेशन को हमने क्या कहा? फ्री कॉर्प्स। यहां पर बेटा अगला जो मैंने एक लाइन लिखी है, दैट स्पार्टिस्ट लेटर फाउंड द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी। बाद में जर्मनी में जो स्पार्टिस्ट जो लीग थी, इन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी के नाम से फाउंड किया। नेक्स्ट पॉइंट में मैंने क्या लिखा है? द टू पार्टीज कम्युनिस्ट एंड सोशलिस्ट, दो पार्टी है बेटा, यहां पर कंफ्यूज मत करना। दो पार्टी कौन कौन सी मैंने बताई? कम्युनिस्ट एंड सोशलिस्ट नेवर वर्क टुगेदर आफ्टर दिस, कभी भी उन्होंने एक साथ काम नहीं किया। दस दे कुड नॉट कंट्रोल द राइज ऑफ
हिटलर, और वो हिटलर को नहीं रोक पाए, उनको कंट्रोल नहीं कर पाए। ठीक है ना। तो बेटा यहां तक हमने किया है, लेकिन इसमें एक चीज जो मैंने अभी वीडियो में नहीं दिखाई है उसको मैं ऐसे ही बता देता हूं। इकोनॉमिक क्राइसिस इन जर्मनी, कैसे हाहाकार मचा, कैसे क्राइसिस हुए, क्योंकि आपको मैंने बताया कि वो पहले क्रेडिटर था, फिर वो डेप्टर हो गया। ठीक है ना। तो वो कैसे हुआ, क्योंकि कर्ज तो था, कर्ज तो बढ़ रहा था, और ये कर्ज कैसे चुकाएगा, ये कर्ज कैसे चुकाएगा, ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वहां पर, जिसकी वजह से वहां पर इकोनॉमिक क्राइसिस हुई जर्मनी में। तो पॉलिटिकल रेगुलरिज्म वाज ओनली हाइटेंड बाय द इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ 1923। ठीक है। जर्मनी हैड फॉट द वॉर लार्जली ऑन लोन्स एंड हैड टू पे वार रिप्रेशन इन गोल्ड्स। जर्मनी जितनी भी लड़ाई लड़ी, जर्मनी ने जितनी भी लड़ाई लड़ी वो नॉर्मली लोन्स के ऊपर लेकर के लड़ी। उन्होंने लोन्स लेना शुरू किया, उन्होंने लोन्स लेना शुरू किया, क्योंकि लड़ना तो है, सोल्जर्स को फैसिलिटी देनी है। फैसिलिटी का मतलब खाना पीना, अम्निशंस, सब कुछ देना है, क्लोथिंग्स। तो उनके लिए उन्होंने लोन उठाया, और इतना लोन हो गया कि और उसको रीपे करने में मुश्किल होने लगी, रीपे करने में मुश्किल होने लगी। तो द डिप्लीटेड गोल्ड रिजर्व्स एट अ टाइम रिसोर्सेज वर स्केयर। हल्के हल्के जो रिजर्व्स थे वो खत्म होते जा रहे थे। सो फ्रांस ऑक्यूपाइड जर्मनी। अब उन्होंने क्या किया, फ्रांस के ऊपर अपना फ्रांस को ऑक्यूपाई करना शुरू कर दिया, फ्रांस को ऑक्यूपाई करना शुरू कर दिया। सो फ्रांस ऑक्यूपाइड जर्मनी, फ्रांस ने जर्मनी को ऑक्यूपाई करना शुरू कर दिया। ठीक है ना। अच्छा, जर्मनी में किस चीज को ऑक्यूपाई करना शुरू किया, ये भी क्वेश्चन आता ना। जर्मनी में फ्रांस ने ऑक्यूपाई किया, किस चीज को पर ऑक्यूपाई करने की कोशिश की। सबसे पहला इंडस्ट्रियल एरिया, जो कि रूर था, वहां पर जगह का नाम है रूर, जो कि कोल में सबसे ज़्यादा रिच है। वहाँ पर कोल भारी मात्रा में मिलता है, कोल भारी मात्रा में मिलता है। क्लियर बेटा। सो जर्मनी प्रिंटेड पेपर करेंसी एविडेंटली। अब लोन तो चुकाना है, जर्मनी ने अंधाधुंध पेपर नोट छापने शुरू कर दिए, पेपर करेंसी छापनी शुरू कर दी, अंधाधुंध छापते जा रहे हैं, जिसका नतीजा क्या निकला, इट रिजल्टेड इन अ फॉल ऑफ द वैल्यू ऑफ जर्मन मार्क। उसकी वैल्यू घटती गई, उसकी वैल्यू घटती गई। बेटा यहां पर जब बात चली है इकोनॉमिक क्राइसिस की, तो इकोनॉमिक क्राइसिस में जब बात चल रही है तो करेंसी की बात नहीं करूंगा तो गलत होगा, करेंसी की बात तो करनी पड़ेगी ना मुझे। तो यहां पर जो करेंसी है उसका सिग्निफिकेंस क्या हुआ, उसका सिग्निफिकेंस क्या हुआ। अब देखिए बेटा, सिग्निफिकेंस की बात करते हैं करेंसी की, सिग्निफिकेंस ऑफ करेंसी इन जर्मनी। तो एक छोटा सा मैं आपको बता दूं कि अप्रैल में जो था यूएस डॉलर वो 24,000 मार्क्स के बराबर था। मार्क्स वहाँ की करेंसी है, मार्क्स वहाँ की करेंसी है, कहाँ की, जर्मनी की। ठीक है ना। इन जुलाई 3,53,000, ठीक है ना। और अगस्त में वो बढ़ करके 42,61,000 मार्क्स हो गया। और ऐसे करते 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 वो 9,88,60,000 दिसंबर तक पहुंच गया। वैल्यू उसकी गिरती गई, मार्क्स की जो वैल्यू थी गिरती गई। अभी इतनी गिर गई कि द फिगर हैड रन इनटू ट्रिलियंस, मिलियन भी नहीं, बिलियन भी नहीं,
ट्रिलियंस में इसकी वैल्यू पहुंच गई, इतनी गिर गई। एज द वैल्यू ऑफ द मार्क क्रैश डाउन, प्राइसेस ऑफ गुड सोर। सही सी बात है। द इमेज ऑफ जर्मन कैरिंग कार्टलोड ऑफ करेंसी नोट्स टू बाई अ लोफ ऑफ ब्रेड वॉज वाइडली पब्लिसाइज, एवोकिंग वर्ल्ड वाइड सिंपैथी। वहां पर लोगों ने क्या किया, काट बुग्गियों में भर के या घोड़ा गाड़ी में भर करके ले जाने लगे कि कोई उनको ब्रेड दे दे, खाना दे दे। सिंपैथी गेन करने के लिए वो लोग जगह जगह घूमने लगे, जगह जगह घूमने लगे। अब जो ये ऐसी स्थिति वहां पर आई, वहां पर ऐसी स्थिति को देखते हुए जो स्थिति चल रही थी, कई कंट्रीज देख रही थी, यूएस भी देख रही थी और भी कंट्रीज देख रही थी। सो द क्राइसिस ऑफ हाइपर इन्फ्लेशन अरोज इन जर्मनी, अ सिचुएशन इन विच प्राइसेस राइज टू फिनोमिनल हाइट्स, काफी ऊंचे हो जाते हैं, ठीक है ना। एट लास्ट द अमेरिकन इंटरवेंट एंड बेल्ड जर्मनी आउट ऑफ द क्राइसिस। अब अमेरिका ने उनकी मदद करने की सोची, वो बीच में आया और उन्होंने इनको उभारने के लिए जो प्लान बनाया, उस प्लान का नाम था डावेस प्लान। क्या नाम था? डावेस प्लान, विच reworked the term of reparation to ease the financial burden of Germans, ताकि वो इस मुसीबत से उभर सके, ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आ गया बेटा। अभी जो मैंने बताया है इसको मैं अब नेक्स्ट वीडियो में आपको शो करूंगा। थैंक यू।